कि वहाँ निज़ाम तब्दील भी हुआ था, यहाँ पे भी बात हुई है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। आपने कभी सोचा? निज़ाम की तो ऐसी कैफियत है कि हर निज़ाम के अंदर अच्छाई बुराई है। निज़ाम कोई कोशर नहीं है। सवाए इस्लामी उसूलों के कोई चीज़ ऐसी कोशर नहीं है जिसके अंदर ये हो कि जी निज़ाम बदल जाएगा तो ठीक है। ख़राब लोग अच्छे निज़ाम के अंदर ख़राबी पैदा करते हैं और अच्छे लोग ख़राब निज़ाम के अंदर भी अच्छाई पैदा करते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पार्लिमानी निज़ाम हो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, नॉट एट ऑल। लेकिन जो खदशा था जो जाहिर किया गया वो यही था कि अगर खान साहब VONC क्यों लाए, हम इसलिए लाए कि अगर खान साहब रुक जाते तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आते, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ले आते और फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेते। ये खदशा कब था ये खदशा? ये खदशा था ऑपोजिशन को, आप जब PTI की गवर्नमेंट थी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आएंगे। जब पहले आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लाएंगे और फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाएगी PTI। सो PTI ने कभी नहीं सोचा प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में। नहीं, हर जगह बहस होती है, हर पार्टी में होती है। हमने जब पार्टी बनाई थी तो हमने 2-3 साल इस पर बहस करते रहे कि प्रेसिडेंट, मगर एक निज़ाम चलते हुए, जैसे मैं कहता हूं कि नैब का कानून चल रहा था, उसका तजुर्बा हमारा 20 साल का था, ठीक है ना, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी। मगर इस वक्त मुझे लगा, जिस वजह से मैंने नैब का बिल साइन नहीं किया था, मुझे ऐसा लगा कि वो 20-25 साल का तजुर्बा बजाय इसके कि उसके अंदर सियासी मुदाखलत ख़त्म की जाए और कुछ चीज़ें उसको ठीक कर ली जाए, उसके अंदर उसको बिल्कुल नाकारा कर देना जो है ना, ये कौम के साथ भी मजाक है कि 20 साल की मेहनत गलत इस्तेमाल। अब आप देखें यार, मैं सुप्रीम कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, उसने कहा जी ये दहशतगर्दी का कानून आप लोगों पर लगा रहे हैं जी। तस्वुर करें कि जो चीज़ हाथ में आ जाए ना, चाहे बंदूक आ जाए फायर कर दें, तोप का गोला आ जाए तोप का गोला फायर कर दें। ये कोई तरीका है कि सियासतदानों पर मतलब मुझे खुद ताज्जुब होता है ना कि दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया। असल दहशतगर्दी को छोड़कर जो कानून मिल जाए इस्तेमाल करने के लिए उसको इस्तेमाल करो, तो ये मुनासिब नहीं। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सही फैसला किया कि दहशतगर्दी के जरा सा सोचो तो सही ना। इमरान खान दहशतगर्द जो भी है जिसको भी, किसी भी सियासतदान को जो नेचुरल पॉलिटिक्स में है उसको इन चीज़ों से गुजारना, किसी भी उसूली बात कर रहा हूँ आपसे, है ना, वो मुनासिब नहीं है। लेकिन आपने एक बड़ी अहम बात की, कंटिन्यूटी की, और ये वो डिबेट है जो सब बरतानिया में भी आपने सुनी होगी। उनकी क्वीन इस वक्त इस दुनिया से गुजर गई हैं, तो बार बार वो बात करते हैं कि कंटिन्यूटी हमारी क्वीन की थ्रू आई थी। अब वो उनकी डिबेट है कि रॉयल्टी से कंटिन्यूटी कैसे आई। हमारे यहाँ रॉयल्टी तो नहीं है, लेकिन पार्लियामान की कंटिन्यूटी भी नहीं है किसी सूरत में नहीं। आपने सही कहा कि कंटिन्यूटी ज़्यादातर हमने अगर देखी है तो मार्शल लॉ के ज़माने में देखी है। अभी आप थ्रू कंटिन्यू कर रहे हैं, आपकी सारी की सारी हुकूमत कंटिन्यू नहीं कर सकी। पिछले वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी अपना टेन्योर मुकम्मल, आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू नहीं कर सका अपनी पूरी की पूरी मुद्दत। तो ये कैसे कंटिन्यूटी आएगी? ये मेरा ख्याल से एक मैच्योरिटी का फुकदान है ना, बहुत अहम बात है। मैच्योरिटी का फुकदान है। पाकिस्तान के अंदर एक इशू रहा जिसको बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहिए, वो ये है कि करप्शन रहा। सब कहते हैं कि रहा, सब कहते हैं, कोई एक आदमी पाकिस्तान में नहीं मिलेगा जो ये कहे कि करप्शन नहीं है। ठीक, सब जानते हैं कि करप्शन रहा। उसको पाकिस्तान ने कैसे हैंडल किया, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की कमज़ोरी है एज अ कंट्री कि वो अपने आप के करप्शन को रोक नहीं पाता। बाहर से लोग आएंगे, FATF वाले, वो सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से देखेंगे, ठीक है ना, यानी वो इसको नहीं देख रहे कि हमारे यहाँ करप्शन है। करप्शन की तो हमें खुद फिक्र होनी चाहिए ना। अच्छा, 2-3 चीज़ें पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम है। एक करप्शन, अच्छा, और ये कायदे-आज़म की 11 अगस्त की तकरीर से ही आप ले लीजिए सारी चीज़ें। उन्होंने नेपोटिज्म को कहा, अकरबा परवरी, है ना, उन्होंने जॉबरी का कहा, नौकरियाँ दिलवाना, है ना। तो जो कायदे-आज़म कहकर गए वो प्रॉब्लम पाकिस्तान के 75 साल में उनको हम हैंडल नहीं कर रहे। टैक्सेशन है, अगर आप 50 की दहाई के अखबारात देख लें तो उसमें यही है कि जी अभी टैक्स मत लगाओ, हमें हमारे ऊपर बाद में लगा लेना। अब आज भी कोई टैक्स लगाने आप जाएं, देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी। जो टैक्सेशन पॉसिबिलिटी है, टैक्स टू GDP रेशो, वो बहुत कम है। नंबर ऑफ टैक्स जिनसे टैक्स लिया जाता है वो भी बहुत कम है। अच्छा, तो ये तो सिंपल चीज़ें हैं ना, ये तो वो बैसाखियाँ हैं, ये वो पैर हैं जिन पर कौम खड़ी होती है। अगर हर पैर कमज़ोर होगा ना तो खड़े कहाँ होंगे हम। इस वक्त एक बहुत बड़ी आफत पाकिस्तान में आई हुई है, फ्लड्स की सूरत में। लोग बेघर हैं, सर्दियां आ रही हैं,
आप खुद गए हैं फ्लड के इलाकों में, आपने उनको विजिट किया है। एंजेलिना जोली इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंटरनेशनल नज़रें पाकिस्तान पे जमी हुई हैं और इंटरनेशनली ये बात एक्नॉलेज की गई है कि हमारा एनवायरमेंटल डिजास्टर में हमारा हिस्सा बड़ा कम है, बल्कि है ही नहीं, और हम उसका नुकसान हमने उठाया है। सही कह रहे हैं। क्या हम इसको मजीद आगे लेके जा सकते हैं, जिस तरह इसकी आवाज़ उठानी चाहिए? मैं समझता हूँ इसकी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की जिम्मेदारी है, सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई डिज़ास्टर, मिसाल के तौर पर चेरनोबिल का डिज़ास्टर हुआ था एटॉमिक रिएक्टर का, उसका सारा रेडिएशन जो है बिकॉज द विंड्स वेंट टुवर्ड्स जर्मनी एंड अदर एरियाज, तो सारी दुनिया ने इस बात की फिक्र करी कि एक जगह का डिज़ास्टर दूसरी तरफ कैसे जाता है तो नुकसानदेह है। क्रॉप बर्निंग में आपको याद है जो लाहौर वगैरह के अंदर वो स्मॉग की कैफियत सर्दियों में बढ़ जाती है और सारे पाकिस्तान में, तो जो इंडिया में बर्निंग होती है, जो कचरा रह जाता है फसल के बाद का, उसको बर्न करते हैं, उसकी वजह से हमारे पाकिस्तान के ऊपर भी असर होता है। अच्छा, तो ये जो डिज़ास्टर्स हैं इसके अंदर पाकिस्तान ज़्यादा कीमत दे रहा है, हालांकि पाकिस्तान का 0.5% भी हाथ नहीं होगा, बल्कि 0.2% भी हाथ नहीं होगा दुनिया में ये कार्बन फुटप्रिंट के एतबार से। तो जो दुनिया के अंदर कैफियत हुई, तो सैलाब के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया को भी मदद करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो ये एक मोबिलाइजेशन होता है फिलंथ्रोपी का, मुखैर हजरात का, मुखैर ऑर्गेनाइजेशंस का, ये बड़ा मुतासर कुन है हमारे लिए, कौम के लिए। कौम बड़ी आगे निकल कर करती है, चाहे जलजला हो, चाहे अर्थक्वेक हो। और मैंने दूसरी कौमों को देखा है, मैं खुद अमेरिका में था शायद जब न्यू ऑरलीन्स का सैलाब आया था, तो वहाँ लोग एक्सपेक्ट करते थे कि हुकूमत करेगी। यहाँ हुकूमत भी करती है, मगर हर शख्स अपनी जेब में पैसा हाथ डालकर करता ज़रूर है। अब क्या होगा, देखिए पहला चीज़ जो थी वो ये था कि इमीडिएट रिस्क सैलाब का, लोग जाने बचाएं, ठीक है ना। उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 1300 से ज़्यादा अमवात हुई। तो एक तो वो इमीडिएट नुकसान, उसके अंदर सबसे एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन जो निकलती है वो फौज, नेवी, एयरफोर्स ने अपने हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए सब कुछ किया, ड्रॉप्स किया चीज़ें। उसके बाद अब जो वक्त आ रहा है वो ये कि पानी रिसीड कर जाए, जो स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ, केपी के अंदर स्ट्रक्चरल डैमेज ज़्यादा हुआ है ना, उसको रेस्टोर किया जाए। और जहाँ पर अब पानी खड़ा है, सिंध के अंदर फ्लैट लैंड है, पाकिस्तान तो स्लोप में चलता है ना फ्रॉम द नॉर्दर्न एरियाज, तो सिंध में जाकर डेल्टा और फ्लैट लैंड आता है, तो वहाँ पर पानी खड़ा रहे। और गंदम की फसल का, चावल की फसल ख़राब हुई, कपास की फसल ख़राब हुई है ना, बिल्कुल कम, यानी। और पाकिस्तान का डिपेंडेंस बहुत है कपास पर, आप जानते हैं ना, गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर और थ्रेड के अंदर और कपड़े के अंदर, अब शायद इंपोर्ट करना पड़े। तो कपास का नुकसान हुआ, चावल का नुकसान हुआ, मगर अगर ज़मीन सूखेगी नहीं तो गंदम कैसे बोई जाएगी, तो इस बात का भी इम्कान है कि गंदम का भी नुकसान हो। तो लिहाजा अब वेलफेयर के हवाले से जो मकानात, कच्चे मकानात गए, उनको रिकन्स्ट्रक्शन देना, तो कुछ सूबों ने बात तय कर ली है कि अगर पार्शली डिमोलिश्ड घर है तो उसको 5 लाख देंगे, और अगर फुल्ली डिमोलिश गायब हो गया तो 10 लाख देंगे। मगर ये इंटरनेशनल मदद के बगैर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा नहीं, एक बात। दूसरी बात ये कि इसके अंदर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पिलफरेज को रोकें, ठीक है ना। अच्छा, और जो गरीब एरियाज़ में जब चीज़ें जाती हैं ना, तो बेचारे भूखे लोग होते हैं, परेशान होते हैं, तो इस बात का इम्कान है कुछ लॉलेसनेस हो। इसको बिल्कुल ऐसा समझें कि एक परेशान आबादी है, वहाँ पर ही लॉलेस हो। मगर जो ऑर्गेनाइज पिलफरेज है उसका भी इम्कान बढ़ जाता है ना। ये सब सारी हुकूमतें जानती हैं और अपनी तरफ से कोशिश कर रही होंगी कि ये ऑर्गेनाइज पिलफरेज नहीं हो। मैं, क्योंकि इस बात का भी इम्कान है कि सामान आए और दुकानों में बिक जाए और वेयर हाउसेज में चला जाए, आई स्टोरेज की आई, तो मैं समझता हूँ कि सारी सूबाई और सूबाई हुकूमतें इस पर सख्त एक्शन लेती रहेंगी, तो लिहाजा पिलफरेज कम होगी। मगर दोस्त ममालिक ने हिस्सा लिया इसके अंदर, यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल खुद आए थे, देखने गए, उन्होंने भी इसके अंदर हिस्सा डाला। आज की खबर है कि अर्दोगान साहब ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर अपनी तकरीर के दौरान भी ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो आफत, ये फ्लड्स की, सैलाब की आई है, इसके अंदर मदद की जाए। ये तो बात हो गई अभी इमीडिएट रिलीफ। दूसरी बात यह है कि इसके मुस्तकबिल के एतबार से स्टोरेज ऑफ वाटर
ये फ्लड के अचानक तबाही को रोक लेता है। यानी फर्ज कीजिए कहीं ये पानी रुक सकता होता, भेज दिया जाता किसी लेक में, किसी जगह पर, तो नतीजा ये होता कि कम पानी नीचे जाता। ठीक है ना। ठीक। तो इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि जैसे मैं DI खान गया तो वहाँ हिल टॉरेंट से, DI खान नहीं, राजनपुर गया, DG खान गया, तो वहाँ पर हिल टॉरेंट्स के ज़रिए पानी आता है, तो वहाँ पर 3-4 डैम्स बनाकर रोकने की नीयत है। इसी तरह से KP के अंदर भी इम्कान है, इसी तरह से सिंध के अंदर भी हो सकता है कि जहाँ रोक लिया जाए। तो लाहौर के अंदर आपको मालूम है, छोटी सी बात कर रहा हूँ, मगर बारिशों के लिए कुछ अंडरग्राउंड स्टोरेजेस बना लिए थे, तो बारिशों का कम असर हुआ है। तो ये स्टोरेज जो पाकिस्तान को ज़रूरत है पानी स्टोर करने की, स्टोरेज भी बढ़ेगा, और फ्लड की डेवास्टेशन जो है ना, सैलाब की, उसमें भी कमी आएगी।